Welcome once again to our study channel, Dream Touch Online Classes. I am Jaswant Shekhawat and today we are going to discuss another topic of vocab, idioms. आज हम idioms को सीखेंगे स्टोरीज़ के माध्यम से। स्टोरीज़ के माध्यम से idiom का एक जो है वीडियो पहले हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उससे पहले हमने कलर्स पे आधारित idioms और vocab के जुगाड़ के माध्यम से vocab सीखना शुरू किया था, तो उनके वीडियोज़ में आगे अपलोड करता रहूँगा। आपको अगर ऐसे वीडियोज़ जो हैं लगातार चाहिए हैं, लगातार अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। जिस चैनल को आप देख रहे हैं तुरंत उसको सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है आप तक तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। हम सीखने जा रहे हैं इडियम्स बाय स्टोरीज। इडियम्स, उनके पीछे की जो कहानियां हैं उनके माध्यम से हम लर्न करने की कोशिश करेंगे कि किन कहानियों पर आधारित वो इडियम बनी हुई है, ठीक है। तो आज की पहली इडियम अपने लेते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई क्या है? देखिए, एप्पल का मतलब आप समझते ही हैं, आई, वंस आई, एक व्यक्ति की आंख की, एप्पल, एप्पल का मतलब सेब। अब देखिए ये कहां से ली गई है, ये हिंदी में हम कह सकते हैं आंख का तारा होना, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है आंख का तारा होना। हिंदी का जो मुहावरा है वही है एप्पल ऑफ वंस आई। कैसे ली गई है? देखिए, एप्पल जो शेप होती है एप्पल की, वो कैसी होती है? जो आंख की पुतली होती है ना, प्यूपिल, जो आंख की पुतली होती है उसके जैसी इसकी शेप होती है, आकार इसका इसके जैसा होता है, ठीक है। मतलब गोल, ऊपर से हल्का सा जो है दबा हुआ, तो उसी तरह से अपने आंखों का जो पुतली होती है उसकी शेप होती है, ठीक है। तो जिस तरह से आंखों की पुतली सभी को बहुत प्यारी होती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी नज़र प्यारी होती है। अगर उसकी नज़र चली गई तो दुनिया में सब कुछ उसके लिए अंधकारमय हो जाता है। तो जिस तरह से आंख की पुतली किसी व्यक्ति को प्यारी होती है, उसी तरह से कोई अगर किसी व्यक्ति को प्यार करे तो वो कहलाता है उसकी आंख का तारा, या फिर एप्पल ऑफ वंस आई, कि वो उस व्यक्ति की आंख का तारा है। मतलब क्या हो गया? मच लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कि किसी से बहुत ज्यादा प्यार किया जाए, बहुत ज्यादा केयर की जाए किसी की, उसको कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, कि वो उसकी आंख का तारा है। समझ गए ये बात? तो सेकंड इडियम अपनी लेके चलते हैं आज की, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर क्या है? देखिए, पाई होती है एक डिश, ठीक है, एक फूड डिश होती है, मतलब खाने की डिश होती है, खाने के लिए जो बनाई जाती है। एप्पल पाई कैसे बनती है? एप्पल जो होती है, सेब जो होती है, सेब को स्लाइसेस में काटते हैं और उन स्लाइसेस को बेक करके, उनको मतलब तल करके उन स्लाइसेस को, और कुछ और सामग्री उसके साथ में, आटा वगैरह, कोई उसमें हो सकता है चीनी वगैरह मिला के, और उसको उसमें शेक करके बनाया जाता है, मिलाया जाता है, और उसको, उस डिश को कहते हैं एप्पल पाई। तो उसमें जो एप्पल्स होती हैं वो एप्पल की स्लाइस आप समझते हो, बराबर बराबर इस तरह से लंबे टुकड़े काटना। तो एप्पल को स्लाइसेस में काटा जाता है, उसके बाद में उसे जो भी वो भून कर बनाया जाता है उसके अंदर एप्पल को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेज, कई कहानियां इसके पीछे, लेकिन इनमें से जो सबसे पॉपुलर कहानी है वो ये है कि इंग्लैंड में जो हाउसवाइफ्स होते थे वो उन स्लाइसेस को बड़े ही करीने से, बड़े ही बराबर बराबर आकार में, बड़ा ही टाइम लगाते हुए उनको काटती थी, और बड़ी सजावटी ढंग से उसको जो अपने जो प्लेट होती उसमें परोसा जाता था उस एप्पल पाई को, ठीक है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्रम से है, ऑर्डर का मतलब क्रम भी होता है ना, तो ऐसा क्रम
उन एप्पल के स्लाइसेस का जो बड़ा ही करीने से सजाया हुआ हो, ठीक है, बड़ा ही ढंग से सजाया हुआ हो, बड़ा ही नीटली सजाया हुआ हो, ठीक है, सुव्यवस्थित हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में ये यूज किया जाता है एप्पल पाई ऑर्डर, कि कोई चीज जो है सुव्यवस्थित हो, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं नीटली अरेंज्ड, ठीक है, या वेल अरेंज्ड, ये भी आप कह सकते हो। नीटली अरेंज्ड कोई चीज हो उसके लिए यूज किया जाता है एप्पल पाई ऑर्डर, कि वो फला चीज जो है एप्पल पाई ऑर्डर में थी, मतलब बिल्कुल करीने से सजाई हुई, बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से उसको रखा हुआ था, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपने लेके चलते हैं इडियम बेकर्स डजन। इसके पीछे क्या कहानी है देखो, इसका मतलब होता है 13 इन नंबर, संख्या में कोई चीज 13 हो, 12 नहीं हो के। इंस्टीड, इसको ऐसे जोड़ सकते हो आप, इंस्टीड 12, ठीक है, 12 को ऐसे लिख दिया मैंने कि 12 की बजाय 13 हो, ठीक है। अब मतलब क्या है, ये कहां से लिया गया, इसका सीधा सा अर्थ यही निकलेगा 13 कहां से लिया गया। डजन आप समझते हो, डजन में कितने होते हैं, 12 होती है कोई चीज, एक दर्जन में कितनी होती है, 12 होती है। बेकर भी समझते होंगे, बेकर किसको कहते हैं, बेकरी जो चलाता है, बेकरी वाले क्या है, जैसे जो अपने ये जो क्या बोलते हैं ब्रेड वगैरह, ब्रेड है ना, टोस्ट वगैरह है ना, ऐसी चीजें जो बनाते हैं उनको बेकर्स कहते हैं, ठीक है। तो बेकर्स डजन का मतलब क्या है, इसके पीछे दो तरह की कहानियां बताई जाती है। एक स्टोरी तो क्या है, एक स्टोरी तो ये है कि किसी समय इंग्लैंड में जो बेकर्स होते थे उनका माल जो है वो सीधे नहीं बिकता था, उस समय उनकी सामग्री सीधे नहीं बिकती थी, वो एजेंट्स के माध्यम से उनको बेचते थे, मतलब बीच में दलाल होते, वो उनसे सामान खरीदते और लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक है। तो वो एजेंट जो है वो अच्छे ढंग से काम करें, ठीक है, मन लगाकर काम करें, मेहनत के साथ में करें, इसीलिए वो लोग क्या करते, ये प्रथा चली हुई थी कि वो उस एजेंट को 1 दर्जन कोई चीज देते, जैसे 1 दर्जन वो लॉव्स दे रहे हैं ब्रेड के, ठीक है, तो उनमें 1 लॉफ जो है वो फ्री देते थे, 1 लॉफ उनके साथ में एक्स्ट्रा मिलता था, कि 12 के साथ में 1 उनका एजेंट का होता था फ्री में, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज हुआ बेकर्स डजन, मतलब जब आप बेकर से कोई चीज लेके आ रहे हो तो उसकी दर्जन में 12 नहीं बल्कि 13 होते हैं, ये प्रथा सी चल पड़ी। तो एक कहानी तो है ये इसके पीछे कि वो एक्स्ट्रा लोफ जो है वो मिलकर, अगर वो 12 के साथ में एक्स्ट्रा में मिल रहा है तो वो 13 हो गए। एक और कहानी इसके पीछे ये बताई जाती है कि उस समय में जो प्रिंटर्स होते थे, जो बुक प्रिंटिंग वगैरह का जो काम करते थे, या जो पब्लिशर्स होते, वो पब्लिशर्स क्या करते थे कि वो एक बुक जो है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर होता उसकी होती थी 12 के साथ में, मतलब 1 दर्जन बुक जब वो बिकवाता तो उसके साथ में कमीशन के रूप में 1 बुक उसको मिलती थी। बात वही होगी घूम फिर के, मतलब कि कोई चीज जो दर्जन में मिल रही हो, 1 दर्जन के साथ में 1 चीज फ्री हो, ठीक है, तो उसको बेकर्स डजन कहा गया। तो दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, जब भी कोई चीज 13 हो उसके लिए यूज होगा बेकर्स डजन, ठीक है, एक चीज एक्स्ट्रा में मिल रही हो दर्जन पे उसके लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने लेते हैं टू बीट हेस्टी रिट्रीट। देखो ये हेस्टी शब्द आ भी सकता है, नहीं भी, दोनों ही स्थिति में ये यूज हो सकती है ये इडियम जो है, टू बीट ए रिट्रीट। ये याद करो आपने कहां पढ़ा होगा, जो एयरफोर्स नेवी एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, जो हाल ही में 12th पास आउट होकर आए हैं, वो अगर याद करें तो उनको डेफिनेटली याद आ जाएगा कि ये इडियम आपने कहां पढ़ी होगी, ठीक है, कॉमनली आपने पढ़ी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आपको याद आए तो 12th क्लास में एक चैप्टर चलता था, आपने पढ़ा होगा, द टाइगर किंग, ठीक है, द टाइगर किंग। टाइगर किंग की शुरुआती पैराग्राफ में आपको ये इडियम देखने को मिली थी, ठीक है, टू बीट ए हेस्टी रिट्रीट, कि अगर कोई चाहे तो हेस्टी का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, हेस्टी का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र, ठीक है। अब
बीट ए रिट्रीट, इसका क्या मतलब होता है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आपने सुना होगा। कोई जैसे गणतंत्र दिवस वगैरह जो होता है उसमें सारी परेड वगैरह हो जाने के बाद में अगले दिन, ठीक है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, या फिर उसकी समाप्ति के बाद में हो सकता है उसी दिन हो, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। वो क्या होता है कि समाप्ति का अंतिम वो एक तरह से संकेत होता है, ठीक है, उस प्रोग्राम के, उस फंक्शन के समाप्ति का अंतिम संकेत वो होता है, अंतिम प्रोग्राम वो होता है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। अब ये यूज कैसे होना शुरू हुई, कहां से ये यूज हुई होगी, इसका मतलब हो जाएगा टू लीव, जिसका सेंस होता है ऑफन इन ए हरी, अक्सर इसको छोड़ना, छोड़कर चले जाना या खत्म कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। लेकिन ज्यादातर जब ये यूज होगी तो इसका मतलब ये निकलेगा जल्दी से छोड़ के भाग जाना, जल्दी छोड़ देना, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। कैसे शुरू हुई होगी? पुराने समय में युद्ध जब होता था तो शाम के समय युद्ध, जब अंधेरा होने लगता तो युद्ध की समाप्ति करना होता था हमेशा, कि अब अंधेरे में युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो उस समय लोग क्या करते थे, जो ऑर्डर्स लेते थे या ऑर्डर्स देते थे कमांडर्स जो है, वो कैसे देते थे, अपने साथ में ड्रम्स रखते थे, ढोल रखते थे, ढोल पीटे जाते, ढोल पीट कर ऐलान किया जाता था, कहीं पर शंख बजाया जाता था, ठीक है, तो वो घोषणा होती थी उस युद्ध के, उस दिन के समाप्ति की, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि युद्ध में सेना हार रही है, उस स्थिति में भी अगर कोई एक पक्ष जो है वो पीछे हटना चाहता, छोड़कर भागना चाहता, तो उस स्थिति में इसी तरह से ऐलान किया जाता था, उसको कहा जाता था बीटिंग रिट्रीट, ठीक है। सेना के हिसाब से ये केवल इतना यूज होता है, टू बीट रिट्रीट, बीटिंग रिट्रीट इसको हम कह सकते हैं। तो मतलब वही हो गया कि बीच में छोड़ना या छोड़कर भाग जाना या किसी चीज को समाप्त कर देना, उसके लिए यूज होता है। समझ गए होंगे ये भी बात। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना भी होता है, तो उस सेंस में भी आप ले सकते हो, किस चीज को छोड़कर पीछे हट जाना, कि युद्ध में पीछे हट जाना कि अब आगे लड़ाई नहीं करेंगे, उस चीज के लिए यूज होता था। तो उसी सेंस में ये अभी भी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने लेके चलते हैं, नेक्स्ट इडियम जो है फिफ्थ वन, बीट अबाउट द बुश। ये क्या है देखो, बुश का मतलब झाड़ी होता है, बीट का मतलब पीटना होता है, अबाउट का मतलब आप समझते ही हो आसपास, ठीक है, अराउंड या अबाउट, ठीक है। अब ये कैसे ली गई? शिकारी जब शिकार करते थे पुराने समय में, तो शिकारियों का झुंड जो होता, 2 4 5 जने एक साथ जाते और किसी जानवर को जो झाड़ियों में छुप जाता था, ठीक है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए वो क्या करते, एक शिकारी जो है वो तो अपने जो भी अपने पास में, उसके पास में चाहे वो एरो होता, तीर होता, चाहे वो बंदूक होती, उसको लेकर जो है तैयार हो जाता, और दूसरे लोग जो हैं उस झाड़ी को चारों तरफ से पीटते थे, ठीक है, शोर करते, आवाज़ करते थे, ताकि उसके अंदर छुपा हुआ जो जानवर है वो बाहर निकल के भागे, ठीक है। और वो शिकारी जो है वो निशाना लगा के तैयार रहता और जैसे वो निकलता उसे मारता था। तो अब कोई अगर उनमें से ये कहता कि भाई, वो 5 जने जो है मान लो झुंड में, उनमें से ये कहता भाई हमने शिकार किया, मैंने शिकार किया है, तो दूसरा जो ये कह सकता था कि भाई शिकार तूने थोड़ी किया है, ठीक है, शिकार तो इसने किया है, गोली तो इसने मारी है, ठीक है, तो डायरेक्टली शिकारी तो ये हुआ, तुमने तो क्या किया है, शिकार करने के आसपास की बातें, आसपास की बातें मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा बातें जो है इधर उधर का काम वो किया है तुमने। तो इधर उधर का कैसे, कि भाई उस झाड़ी को पीटा है तुमने, तो केवल है ना, उसको भगाया है, शिकार करने का काम जो है वो तो इसका था, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट शिकार नहीं किया, उसकी हेल्प जरूर किया, डायरेक्ट शिकार नहीं किया। तो वैसे ही कोई व्यक्ति डायरेक्ट पॉइंट पर न आकर, किसी बात में डायरेक्ट पॉइंट पर न आकर उस बात को इनडायरेक्टली बोले, टू एक्सप्रेस इन अ राउंड अबाउट वे, मतलब हो गया सीधे मुद्दे पर ना आना या मुद्दे से हटकर बात करना। या सीधे मुद्दे पर ना आना, ठीक है। इसको मैं ये भी कह सकते हैं, इग्नोरिंग
कम ऑन द पॉइंट, ठीक है, कि पॉइंट पर आने से इग्नोर करते रहना, मतलब मुद्दे से हटकर बात को जो है इधर उधर घुमाते रहना, सीधे तरीके से बात नहीं करना, उसके लिए यूज होता है बीट अबाउट द बुश। ठीक है, नेक्स्ट इडियम अपने लेते हैं टू गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड। इसका क्या मतलब है, देखो जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग तो आप समझते हैं। टू गेट आउट मतलब बाहर आना, ऑफ बेड बिस्तर से उतरना, ऑन द रॉन्ग साइड गलत साइड से। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कहाँ से ये कहानी ली गई है कि पुराने समय में ऐसी मान्यता थी और आज भी हो सकती है, ऐसा सुपरस्टिशन था कि अगर कोई व्यक्ति पलंग के रोंग साइड से, रोंग साइड माना जाता था लेफ्ट साइड को, ठीक है, बाईं साइड जो है उसको रोंग साइड माना जाता था, कि अगर कोई व्यक्ति सुबह जब जागता है तो वो रोंग साइड से, लेफ्ट साइड से नीचे उतरे, मतलब उठते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड से अगर वो नीचे उतरे तो उसका पूरा दिन जो है वो खराब जाता था, पूरे दिन भर जो है उसका काम जो है वो अस्त व्यस्त रहता, उसका मूड जो है वो ऑफ रहता था। ठीक है, ऐसा सुपरस्टिशन चलता था और आज भी ऐसा कई जगह मान्यता ऐसी है। ठीक है, कि अगर आप उठते ही सुबह बाएं साइड से नीचे उतरे हो तो वो दिन आपका खराब जाएगा। तो ये यूज कैसे होने लगी कि कोई व्यक्ति जो है वो पूरे दिन भर किसी से मान लो कि चिड़चिड़ा सा रहे, गुस्सा करता रहे, तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं आज क्या बात है, रॉन्ग साइड से उतरे थे क्या। मतलब अपनी भाषा में कहें तो राजस्थानी में कहते हैं ना वो कि आज उठता है पता नहीं कि को मुंडो देखो हो। ठीक है, समझ गए बात को, कि पता नहीं किसका चेहरा देखा था उठते ही तो आज का दिन ही खराब गया। ठीक है, तो वो होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन वो अपने मन में वो एक अंधविश्वास बैठ जाता। तो कभी कभी ये होता है ना कि पूरा दिन ही खराब जाए तो हम ये कहते हैं कि आज पता नहीं किसका चेहरा देखा था, सबसे पहले पता नहीं कौन दिखाई दिया था कि आज का दिन पूरा दिन खराब जा रहा है। तो वही है ये। ठीक है, गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड, कि गलत साइड से अगर कोई बेड से उतरा हो तो उस दिन वो पूरा गुस्से में रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू बी ग्रम्पी, या कह सकते हैं बैड टेम्पर्ड। ठीक है, मतलब गुस्से में हो, कोई चिड़चिड़ा हो पूरे दिन भर, उसके लिए यूज होता है ये टू गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड। समझ गए होंगे ये भी। नेक्स्ट अपने लेके चलते हैं बी लाइन। इसको ऐसे भी हो सकता है टू बी इन ए बी लाइन, टू बी इन ए बी लाइन, या केवल बी लाइन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बी लाइन में होना। अब बी लाइन क्या है पहले ये समझते हैं। टू यूज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू प्लेसेस। ठीक है, मतलब इसका ये होता है, अर्थ इसका ये होता है, इस सेंस में ये यूज की जाती है। कहां से इसके उत्पत्ति हुई होगी, कैसे इसकी शुरुआत हुई होगी, वो बात समझते हैं। ऐसा माना जाता था किसी समय किसी जमाने में, जो कि गलत था। ठीक है, क्या मान्यता थी, ऐसी मान्यता थी कि बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो अपने एक काम पर बिल्कुल कंसंट्रेट रहती है। ठीक है, मतलब जो काम उनको करना है उनका ध्यान बिल्कुल उसी पे रहता है। और जब भी वो मतलब अपने जो छाता होता है, ठीक है, कोई भी फूलों से जैसे रस लेकर वो अपने छाते तक उनको आना होता है, तो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में आती है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब इधर उधर घूम फिर के नहीं, वो सीधी उड़ती है। ठीक है, ऐसा माना जाता था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। साइंटिफिक वे से उसकी रिसर्च हुई तो ये गलत साबित हुआ हालांकि, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वो मधुमक्खी जो है वो सीधे चलती है और अपने छाते तक आने के लिए वो एकदम सीधा जो रूट होगा, शॉर्टेस्ट रूट होगा, वो यूज करती है हमेशा। अब उसी सेंस में इसको लिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो दो जगहों के बीच की जो दूरी है उसको इधर उधर नहीं भटक के सीधा तय करे, एकदम सीधा शॉर्टेस्ट जो उसका रास्ता है, रूट है, उसको यूज करे, तो उसके लिए यूज होता है टू बी इन ए बी लाइन। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। अगली लेके चलते हैं, अगली इडियम आज की अपनी
बेल द केट, सभी ने सुनी होगी ये कहीं ना कहीं, बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आसान भी है। स्टोरी समझते हैं इसके पीछे की, वो भी शायद ज़्यादातर को पता होगी। क्या है टू बेलिंग द केट या टू बेल द केट? क्या होता है देखो कि किसी जगह पर एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे चूहे होते थे, एक साथ चूहों की एक कॉलोनी बन गई थी, एक झुंड बन गया था। और एक कोई बिल्ली थी जो बड़ी शरारती थी, उन चूहों को आकर रोज़ रोज़ परेशान किया करती थी, ठीक है, उनको खा जाया भी करती थी और साथ ही उनको डराया करती थी, उनके मज़े लिया करती थी, मतलब परेशान किया करती थी। अब चूहों ने बार बार मतलब कई तरीके खोजे कि भाई इस बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन कोई तरीका उनको सूट किया नहीं, कुछ कर नहीं पाए उसका कोई उपाय। तो एक मीटिंग बुलाई गई, सब ने मीटिंग बुलाई और सब ने अपने अपने विचार विमर्श किया, वहाँ पे विचार रखे। उनमें से एक चूहे ने विचार रखा कि भाई ऐसा करते हैं कि ये बिल्ली जो, इसको मार तो नहीं सकते, लेकिन ये बिल्ली जब भी आए, अगर हमें पहले से पता चल जाए कि भाई बिल्ली आ रही है, तो हम सब लोग जो है सतर्क हो जाएं, छुप जाएं कहीं पे उससे, ठीक है। तो ऐसा कोई तरीका ढूंढा जाए। तो उसके लिए तरीका ये हो सकता है कि अगर उस बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए एक, तो जैसे वो बिल्ली आएगी वो घंटी जो है बजती हुई हमें सुनाई दे देगी, ठीक है, और हम सब लोग सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो सबको वो सुझाव बड़ा ही पसंद आया, सब लोग वाह वाह करने लगे कि क्या सुझाव दिया है, बहुत ही शानदार सुझाव है भाई, ठीक है। तो सब लोगों का बहुत ही शानदार है और यही सुझाव जो है वो काम, इस पे काम करेंगे, उसके गले में घंटी बांध देंगे। सब लोग खुश हो गए, राजी हो गए। अब उनके बीच में एक के दिमाग में एक पॉइंट आया और उसने वो बात रखी, जब सब लोग खुशी मना रहे थे ना उसकी कि भाई बहुत ही अच्छा सुझाव आ गया और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही हमें, ठीक है। उसी समय एक जने के दिमाग में वो पॉइंट आया और उसने बात रखी कि बात तो सही है, सुझाव बड़ा अच्छा है और हमारे लिए काम भी करेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि घंटी बांधेगा कौन, ठीक है। भाई घंटी बांध देंगे तो दिक्कत तो नहीं रहेगी, लेकिन घंटी बांधने का जोखिम कौन उठाएगा? भाई सबसे पहले किसी को बांधने के लिए जाना तो पड़ेगा ना, और जो चूहा बांधने के लिए जाएगा उसकी तो सामत आ गई पहले ही। तो सब लोग चुप हो गए कि भाई उपाय तो सही था, लेकिन करे कौन, आगे कौन आए, ठीक है। तो वही बात हो गई, उसी के लिए यूज होता है टू बेल द केट। किस सेंस में यूज होगा फिर, मतलब क्या हो गया इसका कि खतरा मोल लेना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, टू अंडरटेक a difficult mission at one's own risk, अपने खुद के खतरे पर कोई किसी डिफिकल्ट मिशन को अंडरटेक करे, कोई कठिन जो मिशन है उसको स्वीकार करे कि भाई मैं ये करने को तैयार हूं, उस सेंस में यूज होगा टू बेल द केट, ठीक है, कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। उम्मीद करता हूं इस तरह से आपको ये चीजें जो हैं ज्यादा समय तक याद रहेगी। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है जहां तक मैं समझता हूं वोके पार्ट में आती है। जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन तैयारी जो भी कर रहे हैं, चाहे वो नेवी एयरफोर्स की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, चाहे तो वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सबका एक ही बड़ा इश्यू होता है इंग्लिश में कि वोकेब कैसे तैयार करें। भाई ग्रामर जो है उसको अगर आप तरीके से पढ़ो तो बहुत ही ईजी काम है। ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, अगर वो आप गलत कर रहे हो 6 महीने 8 महीने 10 महीने की तैयारी के बाद में भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही से गलत हो सकते हैं, अदरवाइज उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। वोके पार्ट ऐसा होता है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है और जिसको जो है लंबा टाइम आपको देना पड़ता है, और टाइम देने के बावजूद भी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में स्थिर नहीं हो पाती। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तरीका है आपके लिए, ज़्यादा बात नहीं करके हम काम की बात पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है हम इधर उधर की बातें करें तो ये वीडियो जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे उस काम में। टू बाइट द डस्ट, नेक्स्ट अपनी ईडीएम है आज की, ठीक है। टू बाइट द डस्ट, बाइट मतलब काटना होता है, डस्ट मतलब धूल होता है, ठीक है। तो किसके लिए यूज होगा ये, टू बी worn आउट या टू डाई, ठीक है, टू बी फिनिश्ड, इसके लिए यूज होगा। मतलब ये हो गया सीधे शब्दों में अपनी भाषा में कहें तो धूल चाटना या धूल चटा देना किसी को,
ठीक है, उसके लिए यूज होगा। देखो क्या है, कहाँ से ये चली होगी ये जो इडियम है ये, कि जब युद्ध में दूसरे सैनिक को या दूसरे पक्ष के सैनिकों को बिल्कुल हरा दिया जाता, इस स्थिति में ला दिया जाता कि वो जैसे मान लो कुश्ती में किसी को धूल चटा दें। धूल चटा दें का मतलब क्या हो गया कि एकदम पसर जाए वो ग्राउंड पे और जमीन पे जो है बिल्कुल मतलब मरणासन स्थिति में पड़ जाएं। उस स्थिति में ये माना जाता वो बिल्कुल हार गया, उसने पूरी तरह से हार मानी, वोर्न आउट हो गया या फिर मरने की स्थिति में आ गया। ठीक है, उसके लिए यूज होता था। तो सैनिक जब दूसरे सैनिकों को धूल चटा देते, ठीक है, तो ये कहते थे कि वो बाइट द डस्ट, दे मेड देम बाइट द डस्ट, कि उन्होंने उन्हें धूल चटा दी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आज की जो इडियम है वो लेके चलते हैं। इन ब्लैक बुक या ब्लैक बुक्स भी हो सकता है, इन ब्लैक बुक या इन समवन्स ब्लैक बुक्स ऐसे भी हो सकता है ये। इसका क्या मतलब हो गया, इन डिसग्रेस या इन डेब्ट ऐसे भी हो सकता है ये। मतलब क्या हो गया, किसी का कर्जदार होना या फिर नापसंद होना। ठीक है, इस सेंस में इसको यूज किया जाता है। कहां से चली होगी, इसके पीछे की कहानी क्या है कि ब्लैक बुक जो है पुराने समय में व्यापारी रखते थे। वो कौन सी बुक होती थी, ब्लैक बुक उसको कहते थे जिसमें व्यापारी जो है अपने उधार के जो खाते हैं वो दर्ज किया करते थे। मतलब किसी व्यक्ति को उधार उन्होंने कोई सामग्री दी तो उसका उधार का जो हिसाब किताब है वो ब्लैक बुक में रखते थे। ठीक है, और मतलब जो लंबे समय तक जो उधार चलता और जो उधारी जो है वो आना जो है मुश्किल हो जाता, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम ब्लैक बुक में रखते थे वो। तो एक तरह से इसको हम समझ सकते हैं ब्लैक लिस्ट। ठीक है, आज के ज़माने के समय से तरीके से समझें तो इसको हम कह सकते हैं ब्लैक लिस्ट। हम किसी को ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, कोई कंपनी किसी को ब्लैक लिस्ट में डालती है, अपने कस्टमर को ब्लैक लिस्ट में डालती है, या फिर किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे दुकानदार को ब्लैक लिस्ट में डालती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो उससे ज़्यादा व्यापार करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, कोई ना कोई ऐसा रीज़न रहा होगा कि समय पर उन्होंने अपना जो है पैसा नहीं चुकाया, उधार ज़्यादा चल रही है या उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, इस कारण से। तो उसका सीधा सा मतलब हो गया उनको नापसंद करते हैं। ठीक है, या फिर उनके कर्जदार चल रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए ज़्यादा उनको देना नहीं चाहते। समझ गए बात को। वैसे ही हम किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि उस व्यक्ति को हम पसंद नहीं कर रहे, उससे बातचीत करना हम पसंद नहीं करते। तो वहां से चलिए ये इन ब्लैक बुक का मतलब किसी की उस बुक में होना, अपना नाम जो है किसी की उस बुक में होना जिस बुक में वो ऐसे देनदारों का, ऐसे लेनदारों का नाम दर्ज करते थे जिनसे उधार वापस आ पाना उनको पॉसिबल नहीं लगता था। तो इसका मतलब वो उनकी डिसग्रेस करते थे, ज़्यादा इज्जत नहीं करते थे। ठीक है, उस स्थिति में हो कोई तो उसके लिए यूज किया जाता है इन ब्लैक बुक। तो ये हो गई आज की 10 इडियम्स। नेक्स्ट वीडियो में और अपने लेके चलते हैं। इसी तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरत केवल आपको यही है कि वीडियोज़ में आप लगातार जुड़े रहें। ठीक है, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और आपके कमेंट्स आते रहेंगे तो मुझे लगता रहेगा कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए वो यूज़फुल साबित हो रहे हैं। अगर उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ की संख्या जो है वो डेली आपके लिए बढ़ाता रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करके, और ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है उस दौरान आपका जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करवाने की मैं कोशिश करूँगा। लॉकडाउन जैसे ही खुलता है अपने ऑफलाइन क्लास में आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहेंगे उसमें आपको और भी ज़्यादा अच्छा अपने करने की अपने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।